हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम टू द क्लास। आप आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास के अंदर हम आर्टिकल्स की थ्योरी को हमने डिस्कस किया और पढ़ा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर। आज की क्लास में हम आर्टिकल्स को लेकर ही चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम आर्टिकल्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ध्यान देंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बैंक के एग्जाम में कैसे हम आर्टिकल्स के क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछता है स्पॉटिंग द एरर्स की फॉर्म में। तो आज उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। सो आज की क्लास में हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं जो हमारे आईबीपीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं आर्टिकल्स के ऊपर, राइट। सो आज हम जो है 25 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करेंगे, यानी जो भी आपने थ्योरी अभी तक सीखा है उस सब थ्योरी को हम आज यूटिलाइज करेंगे, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हर क्वेश्चन को डिटेल में जाके समझेंगे कि क्वेश्चन आपको क्या बताना चाहता है, आपसे क्या पूछना चाहता है और आपको किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल्स को लेकर ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए आर्टिकल्स क्या होता है। देखिए आर्टिकल्स जो है ना एक डिटरमिनर की कैटेगरी है, यानी डिटरमिनर्स के अंदर भी आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन मैं इसको अलग से क्यों पढ़ा रहा हूँ और डिटरमिनर में क्यों नहीं पढ़ा रहा, तो उसका एक रीज़न है। अब रीज़न आपको मैं बताता हूँ, उससे पहले आप मुझे बताइए कि अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, हमारे इंग्लिश के कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। इंग्लिश में टोटल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो होते हैं 8, राइट। और जिसमें से हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और उसके बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शन, देन उसके बाद जो आता है हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है। अब इनमें से अभी आपको सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच की बात करनी है, वो है नाउन। देखिए आर्टिकल्स कभी भी हमेशा अगर यूज़ होते हैं वो नाउन के लिए होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये बात लिखूँ कि आर्टिकल के बाद आपको क्या देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल अगर किसी सेंटेंस में है तो वो किसी ना किसी नाउन के साथ आता है। पहला रूल तो आप यहीं से पकड़ लीजिए, आर्टिकल्स किसके साथ आएगा, किसी ना किसी नाउन के साथ आएगा। ये पहली बात आप यहाँ से गांठ बांध लीजिए। आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगते हैं, राइट। अगर नाउन नहीं है तो किसी और के लिए आर्टिकल नहीं होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ ही इज अ गुड बॉय। तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो मैंने ये ए लिखा है ये क्या गुड के लिए है या बॉय के लिए है। गुड कभी नाउन नहीं होता, गुड होता है हमारा एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव जो नाउन है इसको क्वालिफाई करेगा। लेकिन अब बॉय ए यह वह एक अच्छा लड़का है, तो ये जो बॉय है उसके लिए आया है हमारा आर्टिकल ए, राइट। तो बॉय क्या है हमारा कॉमन नाउन, क्या है बॉय हमारा कॉमन नाउन। तो जब हम नाउन को डिस्कस करेंगे तब हम और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कॉमन नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन, राइट। और उसके बाद हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये समझिए कि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए लगेगा। अब किन नाउन्स के लिए लगेगा, किन के लिए नहीं लगेगा, ये भी चर्चा का विषय है। और उससे पहले ये देखना है कि आर्टिकल्स कितने होते हैं। तो यहाँ तक आप समझे कि नाउन के लिए क्यों लगेगा, और दूसरी बात नाउन के साथ लगेगा। नाउन जो होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा या तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये इसकी लोकेशन होगी नाउन की। अगर आपको आर्टिकल लग गया वहाँ से भी आप पहचान सकते हो कि नाउन आ गया। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखा और आपको लगा कि यहाँ पर आर्टिकल आना चाहिए जो कि नहीं दिया, तो ये भी एक एरर हो जाएगी। अब उससे पहले डिस्कस करते हैं जो हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं और उनका क्या मतलब होता है। देखिए आर्टिकल दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, राइट। एक होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल, राइट। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। देखिए डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है दा। अब दा के बाद जो नाउन लगता है, ऐसा नहीं है कि दा का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नहीं, दा का मतलब होता है अगर दा के बाद कोई भी अगर नाउन लग गया तो ये जो नाउन होता है ये नोन होता है। ये जो नाउन होता है ये नोन हो जाएगा। नोन किसके लिए हो जाएगा, स्पीकर के लिए जो ये बात बोल रहा है और उसके लिसनर के लिए।
राइट। लिसनर के लिए ये नोन हो जाएगा, या फिर यहाँ पर राइटर कह सकते हो और यहाँ पर रीडर कह सकते हो। तो स्पीकर जिस नाउन के बारे में बात कर रहा है, अगर वो लिसनर को परिचित है, यानी जो वक्ता बता रहा है जिस विषय को लेकर वह श्रोताओं के परिचित है, श्रोता मतलब लिसनर, तो लिसनर से परिचित है, उसके बारे में वो जानकारी रखते हैं, तो डेफिनेटली वो जो नाउन है वो डेफिनेट नाउन हो जाएगा, यानी उसके बारे में पहले से ही जानकारी है, तो इसलिए दा लगा दिया जाता है। अब क्या होता है कि वर्ल्ड में कुछ चीज़ें यूनिक होती हैं, तो उनके लिए भी हम जो है दा लगा देते हैं, जैसे द सन, द मून, इस तरीके से द हिमालय रेंजेस, राइट, द गंगेज, अगर रिवर की बात करें तो द ओशियंस, ओशियंस की बात करें तो यहाँ पर भी हम यूज़ कर लेते हैं, राइट। अब दा आपने देख लिया। अब इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं ए और एन। अब ये जो ए और एन होते हैं, इनका दोनों एक ही होते हैं, मतलब दोनों का अगर मैं बात करूँ यूटिलिटी, तो यूटिलिटी दोनों की सेम है, लेकिन दोनों के यूज़ करने का तरीका, कहाँ पर क्या यूज़ होगा, वो डिफरेंट होता है। ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए होता है, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सोनेंट साउंड, मैं साउंड की बात कर रहा हूँ, कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए यूज़ होता है, और वहीं एन जो होता है वो वोवल साउंड के लिए होता है, राइट, वोवल साउंड के लिए। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड देगा, जैसे अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला, और वहीं यूनिवर्सिटी या की साउंड आ रही है, तो यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, आ यूनिवर्सिटी, राइट। तो इस तरीके से साउंड पे आपको डिफरेंशिएट करना है, ना कि वर्ड किससे शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग लेटर नहीं देख रहा है कि कॉन्सोनेंट है या वोवल है, आपको साउंड देखना है कि साउंड क्या है, साउंड कॉन्सोनेंट आ रहा है या वोवल आ रहा है, इसके ऊपर आप जज करेंगे, राइट। और यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को आप सीखिए, ये आपको तीसरी बात हो गई। अब इससे अगली बात क्या है, देखिए, अब जो ए और एन होते हैं ना, ए और एन जो होते हैं, ये हमारे वीकर फॉर्म होते हैं। अब ये वीकर फॉर्म किसके होते हैं, ये वीकर फॉर्म होते हैं वन की, जहाँ पर आपको एक एक संख्या के बारे में बताना हो तो वहाँ पर आप ए भी यूज़ कर सकते हो जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं, या फिर अगर वो वोवल साउंड देते हैं तो आप एन यूज़ कर सकते हो। तो वीकर फॉर्म है हमारे ए और एन की, जो है वन होती है वीकर फॉर्म। अब इसके बाद एक और जो रूल होता है वो याद रखिएगा, कि जो ए और एन होते हैं ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ये वीकर फॉर्म होते हैं, तो ए और एन जो होगा वो किसके साथ यूज़ होगा, सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। इनको प्लूरल नाउन के साथ यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ए का मतलब होता है एक, ये वीकर फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो इसीलिए इनको प्लूरल नाउन के साथ यूज़ नहीं किया जाता है, इनको सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नाउन का एक कॉन्सेप्ट होता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, राइट, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो मैं बता देता हूँ, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, राइट, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, जो काउंटेबल नाउन होते हैं इनके सिंगुलर और प्लूरल बना दिया जाता है। अनकाउंटेबल नाउन बाय डिफ़ॉल्ट सिंगुलर होता है, इनका प्लूरल कभी नहीं बनता, और इनके साथ ना ए और एन का इस्तेमाल नहीं होता है अनकाउंटेबल, जैसे वाटर हो गया, राइट, उसके बाद एंग्री हो गया, राइट, राइट, एंगरनेस हो गया, लव हो गया, सैड हो गया, तो ये तरीके के आपके हो गए जो फीलिंग्स होती हैं आपकी, राइट, वो हो गया, हैप्पीनेस हो गया, राइट। तो इस तरीके से फीलिंग्स के लिए भी आप जो है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए भी आप जो है ए और एन यूज़ कर सकते हैं, मटेरियल नाउन के लिए आप ए और एन यूज़ नहीं कर सकते, और प्रॉपर नाउन के लिए आप ए और एन यूज़ नहीं कर सकते। वहीं काउंटेबल जो नाउन होते हैं वो ए, आप उनके लिए ए और एन यूज़ कर सकते हैं उनके सिंगुलर केस में। ये जो बातें हैं आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको पता हैं देन आप इजीली जो है क्वेश्चंस कर पाएंगे आर्टिकल्स के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसमें एज सच कोई आपको चैलेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा, आप आराम से जो है क्वेश्चंस इजीली बना पाएंगे, राइट। सो अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, देन उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, देन उसके कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें क्वेश्चन में बताया गया है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सेम प्रोसीजर हम पूरे 25 क्वेश्चंस पे लगाएंगे, तो कोशिश ये रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखें, राइट। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे क्लास में बढ़ने से पहले आपको एक नोटबुक ओपन करना है और यहाँ से 1 से लेकर 25 तक इनकी मार्किंग कर देनी है और ऊपर लिख देना है आर्टिकल्स, राइट। देन उसके बाद आप अपने रेस्पॉन्सेस देखेंगे,
राइट। उसके बाद जब मैं आपको आंसर बताऊंगा, जब मैं आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, तब आप चेक करिएगा कि आपके कितने रेस्पॉन्सेस ठीक हैं और कितने गलत हैं। इससे क्या हो जाएगा कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ, आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो सही तरीके से, आपकी प्रैक्टिस कहाँ पर लाई कर रही है और आपको और क्या करने की ज़रूरत है। एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नाउ शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट, न्यूट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ इमिग्रेंट बिकम्स अ सिटीजन ऑफ हिज न्यू कंट्री। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखिए, ये सिटीजनशिप में अगर आपने थोड़ा बहुत इंडियन पॉलिटी पढ़ा है तो वहाँ पर बताया गया कि आप कैसे इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हो। राइट, बाय बर्थ होती है, बाय डिसेंट होती है, बाय न्यूट्रलाइजेशन होती है, बाय रजिस्ट्रेशन होती है। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं, राइट, कि किस तरीके से जो है इंडिया की सिटीजनशिप ली जाती है, और उनमें से एक प्रोसेस है वो है न्यूट्रलाइजेशन। राइट, तो न्यूट्रलाइजेशन से क्या होगा, कोई भी इमिग्रेंट है, इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर आप कहीं विदेश में जाते हैं काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए, तो और वहाँ लंबे समय तक आप जो है अपना काम करते हैं और आप चाहते हैं कि अब वहाँ की वह आप जो है नागरिकता ले लें, तो उस पर्टिकुलर टाइम तक के लिए, जब तक आप उसके नागरिक नहीं है, तो आप इमिग्रेंट हैं। राइट, राइट, इमिग्रेंट हैं। तो इमिग्रेंट से आपको सिटीजन बनने के लिए जो प्रोसेस होता है वो एक उनमें से एक प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन। तो जो इमिग्रेंट है, अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखो, सो ये आई से शुरू हो रहा है और ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है या वोवल साउंड दे रहा है, इमिग्रेंट, तो ये जो है हमारा वोवल साउंड दे रहा है, तो यहाँ पर ए नहीं होगा, एन इमिग्रेंट होगा। राइट, तो यहाँ किसका हमें ध्यान देना था इस क्वेश्चन में, साउंड को लेकर। यहाँ पर जो साउंड है वहाँ पर किसकी आ रही है, एक वोवल साउंड आ रही है, तो यहाँ पर ए नहीं एन होगा। तो कोई भी जो मेरे इमिग्रेंट होता है वो क्या बन जाएगा, सिटीजन बन जाएगा उस पर्टिकुलर न्यू कंट्री का, न्यूट्रलाइजेशन से। तो थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, तो यहाँ पर ए की जगह क्या होगा, एन आएगा, और यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है साउंड की। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन में। When Rahul reached the office, there was nobody, so he sat down to wait. Right? तो जब राहुल ऑफिस पहुंचा था वहां पर कोई नहीं था, लेकिन उसने क्या करा, ही सेट डाउन, वह बैठ गया और इंतजार किया। देखिए, व्हेन राहुल, अब यहाँ पर मैं आपको नाउन बता देता हूँ। व्हेन राहुल, राहुल एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल बिफोर या यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं आप अपनी नोटबुक में लिखते चलिए। राइट, और आप इसका आंसर ऑलरेडी दे दीजिए, फिर उसके बाद हम आप डिस्कस कर रहे हैं, आपको आंसर पता ही चल जाएगा। सो नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, तो किसी प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं होता है यूज। द ऑफिस देयर वॉज नो बडी, देखिए ये जो द ऑफिस रीच्ड द ऑफिस, देयर वॉज नो बडी, जो ये नो बडी जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा प्रोनाउन, तो ये ठीक है। और ही सेट डाउन टू वेट, इसमें ठीक है, इसमें कोई आर्टिकल का इशू ही नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है, दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली फाइन। सो इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नाउ आर्टिकल्स का जो है हमारा क्वेश्चन 3, आई शैल हैव टू चेक, मुझे चेक करना होगा क्या, रिकॉर्ड्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी चेक्स हैव बीन कलेक्टेड सो फार। यानी वो बोल रहा है कोई स्पीकर हमारा कि मुझे चेक करना होगा, राइट, कि जो रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करना होगा, हाउ मेनी चेक्स हैव बीन कलेक्टेड सो फार, अब तक कितने जो हैं चेक्स कलेक्ट किए गए हैं। ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए और नाउन को पता लगाइए। आई जो है प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन तो यूज़ नहीं होगा। टू चेक क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। रिकॉर्ड्स, देखिए रिकॉर्ड्स नाउन हो गया हमारा। टू फाइंड आउट हाउ मैनी चेक्स, देखिए मैनी आ गया, अनन चेक्स, चेक्स एक नाउन आ गया, मैनी डिटरमिनर आ गया, हैव बीन कलेक्टेड सो फार, ये हमारी पूरी वर्ब हो गई। अब यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तो चेक्स की बात हो रही है और एक रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। अगर मैं आपसे बात करूँ चेक्स के लिए मैनी आ गया, कितने चेक्स कलेक्ट हुए, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ रिकॉर्ड्स को लेकर, तो ज़रा ध्यान से देखिए ये कौन से रिकॉर्ड्स की चेक करने की बात कर रहा है। क्या यहाँ पर आपको इन रिकॉर्ड्स के बारे में जानकारी दी है, बिल्कुल जानकारी दी है। कैसे जानकारी दी है कि यह उन रिकॉर्ड्स के बारे में, उन रिकॉर्ड्स को खंगालने की, उन रिकॉर्ड्स को चेक करने की बात कर रहा है जिसमें
चेक से रिलेटेड, जो चेक्स हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो यानी ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये आपके लिए डेफिनेट हो गए, क्योंकि अब आपको पता है कि ये कोई रैंडमली रिकॉर्ड्स नहीं चेक करेगा, ये उन्हीं पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को देखेगा जहाँ पर चेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो ये जो रिकॉर्ड्स है अब ये क्या है, डेफिनेट बन गया है। तो इसीलिए सेकेंड पार्ट में एरर है, टू चेक द रिकॉर्ड्स, जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करेगा, क्योंकि उनके बारे में जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी गई है। रिकॉर्ड्स कौन से रिकॉर्ड्स, जहाँ पर चेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखी गई है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एज सून एज द फायर अलार्म वेंट ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ बिल्डिंग वैकेटेड इट इमीडिएटली। तो बोल रहे हैं कि जैसे ही जो फायर अलार्म है वो बजा, तो जो रेजिडेंट्स थे बिल्डिंग के वो वैकेट हो गए, यानी वैकेटेड इट इमीडिएटली, तो वो तुरंत आ गए। देखिए अब ये जो बात हो रही है, या तो किसी एक पर्टिकुलर सीन की बात हो रही है या किसी रिपोर्ट की बात हो रही है। तो ये जो घटना का आपको जो विवरण दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये जो है डेफिनेट है। कैसे? पहली बात तो फायर अलार्म की बात हो रही है, ठीक। उसके बाद हमने रेजिडेंट्स को फिक्स किया, जो रेजिडेंट्स थे, किसके रेजिडेंट्स थे, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग। अब मैं ये बात करूं, अगर आप मान लो इसका बिल्डिंग के बारे में आपको नहीं पता, तो क्या इस बिल्डिंग को कोई हम रैंडम बिल्डिंग मानेंगे? नहीं, इस बिल्डिंग को कोई हम रैंडम बिल्डिंग नहीं मानेंगे। यह बिल्डिंग वह बिल्डिंग है जिसके अंदर फायर अलार्म बजा, तो उसी बिल्डिंग के जो रेजिडेंट्स थे उन्होंने उस बिल्डिंग को खाली किया। तो इस बिल्डिंग के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन क्या है कि उसके रेजिडेंट्स ने उसे वैकेट किया, और उस बिल्डिंग के अंदर फायर अलार्म जो है जो चला या साउंड किया या जो बजा, तो उसकी वजह से ये बिल्डिंग अब हमारे लिए स्पेसिफिक हो गई है, हमारे स्पीकर के लिए भी और हमारे लिसनर्स के लिए भी। तो बेसिकली स्पीकर को तो अगर नाउन के बारे में पता हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लिसनर को ज़रूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्डिंग की बात हो रही है, उस बिल्डिंग की बात हो रही है जिसमें फायर अलार्म जो है वेंट ऑफ हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग जो है हमारी फिक्स्ड हो गई है, डेफिनेट बना देंगे इसे, ऑफ द बिल्डिंग। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर द से रिलेटेड था, क्योंकि ये बहुत इजी से क्वेश्चन है, इनमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, द, क्योंकि मैंने आपको बताया क्यों यूज़ करेंगे द, क्योंकि बिल्डिंग के बारे में आपको यहाँ पर ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। By opening so many branches in such a short time, they have used the wrong strategy. देखिए अब बात हो रही है किसी पर्टिकुलर घटना की, तो उसमें बोला गया कि by opening so many branches, राइट। तो जो इन्होंने क्या करी, बहुत सारी ब्रांचेस जो है ओपन कर ली, किसी भी फर्म की हो सकती हैं, किसी शॉप की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इन सच अ शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े से समय में उन्होंने काफ़ी सारी ब्रांचेस ओपन कर ली। दे हैव यूज्ड, अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोई रॉन्ग स्ट्रेटेजी यूज़ करी। अब देखिए द रॉन्ग स्ट्रेटेजी, क्या यहाँ पर जो आपको स्ट्रेटेजी है वो बताई गई है कि किस स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने ये काम किया, या ये स्ट्रेटेजी जो है गलत थी। दे हैव यूज, उन्होंने कोई जो है रॉन्ग स्ट्रेटेजी यूज़ करी। इन यहाँ पर हमें स्ट्रेटेजी के बारे में क्लियरिटी नहीं है, तो यहाँ पर हम दा तो लिख नहीं सकते। जैसे मान लो ये मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि बाय ओपनिंग सो मैनी ब्रांचेस इन सच अ शॉर्ट टाइम दे हैव यूज द रॉन्ग स्ट्रेटेजी। इसका मतलब क्या है कि आपको अब उस रॉन्ग स्ट्रेटेजी के बारे में पता होना चाहिए। क्या आपको उस रॉन्ग स्ट्रेटेजी के बारे में पता है? क्या ये जो 4 लाइनें दी गई हैं, क्या इनके अंदर किसी स्ट्रेटेजी को लेकर जिक्र हुआ जिससे आप पता कर पाए कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये हमारे नोन हो गई है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसा कुछ है नहीं तो जो स्ट्रेटेजी है ये हमारे लिए डेफिनेट हुई नहीं, ये किसी रैंडम कोई एक स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर होगा यूज्ड अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी, राइट। तो यहाँ पर कोई रैंडम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, फोर्थ पार्ट में एरर है, तो इसको में लिखेंगे हम स्ट्रेटेजी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वी मस्ट इंश्योर दैट ऑल आवर रिकॉर्ड्स आर कंप्यूटराइज्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। देखिए जब भी लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर की बात होती है, लास्ट डे और नेक्स्ट डे की बात होती है, अब मैं बता देता हूँ, लास्ट और नेक्स्ट, ठीक है। तो अब इनमें क्या है अंतर, जैसे मान लीजिए अभी आप जिस करंट ईयर में हैं, 2024 में बात कर लेते हैं, 2024 में हैं आप मान लो सपोज। तो अब ये जो 2024 का जो करंट ईयर है, अब लास्ट ईयर क्या रहेगी, 2023, 2023, और नेक्स्ट ईयर क्या रहेगी, 2024, 2025।
तो मैंने सिर्फ लास्ट बोला और नेक्स्ट बोला, आपने दोनों का आंसर दे दिया। इट मीन्स आपको पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि आप जिस करंट ईयर में हो उससे अगला ही नेक्स्ट होगा और उससे पिछला ही लास्ट होगा। तो यानी इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर हमारी नून होती है और लास्ट ईयर भी हमारे जो होती है वो भी नून होती है, क्योंकि हम उसको जो है जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में अभी हम हैं उससे कंपेयर करते हैं। तो इसका आंसर होगा वी मस्ट इंश्योर दैट ऑल आवर रिकॉर्ड्स आर कंप्यूटराइज्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल तक, फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर द नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, या फिर अगर आप ये भी नहीं लिखना चाहो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, पर ये तो एरर है होगी, टिल द नेक्स्ट ईयर, टिल द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक हमारा जो सारा रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, राइट। सो आप इसके फोर्थ पार्ट में एरर है उसकी जगह पर आप ये वर्ड्स को यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारा आता है क्वेश्चन 7। A group of words migrates from southern part of the country to the northern part during summer. अब यहाँ बताया जा रहा है कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो आपको पता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्लाइंग क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स भी बोलते हैं, आप याद रखिएगा, फ्लॉक्स। तो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो माइग्रेट करी हैं, कहाँ से? साउदर्न पार्ट से, जो कंट्री के साउदर्न पार्ट से नॉर्दर्न पार्ट को लेकर। अब मैं आप इंडिया की ही बात कर लेते हैं, राइट। राइट, ये हमारा प्यारा भारत, राइट। और ये जो है ये ऊपर वाला जो है पार्ट हो गया, राइट। और यहाँ से ये इस तरीके से ये नॉर्थ ईस्ट के लिए चला गया। सो अब मैं बता देता हूँ, ये सेंट्रल इंडिया हो गया, ये साउदर्न पार्ट हो गया, नॉर्दर्न पार्ट हो गया। तो बोला गया है कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो माइग्रेट करिए। माइग्रेट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, फ्रॉम साउदर्न पार्ट। तो यहाँ साउदर्न पार्ट से माइग्रेट होके, लेट मी टेक, ना मुझे अलग कलर लेने दीजिए। तो ये जो है साउदर्न पार्ट से माइग्रेट होके नॉर्दर्न पार्ट में हुई है। मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑफ द कंट्री, तो इसका मतलब मैंने बता दिया कि वो कंट्री नोन है। तो वो कंट्री, अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री नोन होती है तो क्या आप उसके साउथ और नॉर्थ पार्ट को जानते हो? बिल्कुल जानते हो। अगर आप अपने शहर की बात करो, ठीक है, मैं आपके बोलूँ शहर में कोई व्यक्ति साउथ से नॉर्थ आया है, तो क्या आपके लिए वो साउथ और नॉर्थ जानकारी होगी? बिल्कुल होगी, है। जब तक अगर आपको वो रेफरेंस दे दिया गया है कि किस नॉर्थ और किस साउथ की बात कर रहे हैं, तब आपको उस विषय के ऊपर जानकारी होगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो साउथ पार्ट से नॉर्थ पार्ट में माइग्रेट हुई हैं समर में, ये होती है, राइट। तो यहाँ पर जो साउदर्न पार्ट है ना, ये भी नोन है, क्योंकि ये वो कंट्री हमारी नोन है और नॉर्दर्न पार्ट भी हमें नोन है। अब नॉर्दर्न पार्ट तो हमें दे दिया है कि टू द नॉर्दर्न पार्ट, तो यहाँ पर फ्रॉम दी साउदर्न पार्ट होगा, राइट। एरर आपको दिख गई, तो यहाँ पर क्या होगा, सेकंड पॉइंट में एरर है, यहाँ पर द आएगा, क्योंकि ऑलरेडी साउथ और नॉर्थ हमें उस पर्टिकुलर कंट्री के नोन पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द साउदर्न पार्ट, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या यूज करोगे, द। तो क्या किससे रिलेटेड प्रॉब्लम थी? ये डेफिनेट आर्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। द बास्केटबॉल मैच वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय हिज फादर्स कंपनी। देखिए जब भी एंड होता है ना, एंड का बड़ा अच्छा एक रोल प्ले होता है, तो जरा ध्यान से देखिए। अगर एन में नाउन है एंड से पहले, तो यहां भी नाउन होगा। अगर एडजेक्टिव है, यहां भी एडजेक्टिव होगा। अगर वर्ब है, यहां भी वर्ब होगा। तो बात यह है कि एंड के दोनों साइड सेम होते हैं। तो द बास्केटबॉल मैच वॉज ऑर्गेनाइज्ड, ये पूरी की पूरी क्या है, एक वर्ब है। एंड स्पॉन्सर्ड, दिस इज कॉल्ड वर्ब। और मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स किससे पहले आएंगे, आर्टिकल के बाद, या आर्टिकल किससे पहले आते हैं, नाउन से। और यहाँ पर जो द है ये किसके लिए लगा हुआ है, स्पॉन्सर के लिए लगा हुआ है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर द हटा दीजिए। द बास्केटबॉल मैच वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय हिज फादर कंपनी, थर्ड पार्ट में द को आप रिमूव करेंगे, बाय हिज
राइट, यहाँ पर करेंगे स्पॉन्सर्ड आएगा सिर्फ, बाय हिज फ्रेंड नहीं, बाय सिर्फ स्पॉन्सर, तो स्पॉन्सर्ड बाय हिज, तो दा हटा देंगे। राइट, थर्ड पार्ट में एरर है, इसको अब ठीक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रागी मे नॉट टेस्ट गुड बट इट हैज वेरी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। देखिए जो रागी है ना, वो चाहे टेस्टी ना हो, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो पोषण वैल्यू है, वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है आपको पहली बात तो नाउन फाइंड करना है। तो रागी हो गया एक, ये किसी एक पर्टिकुलर अनाज का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। मे नॉट टेस्ट गुड, तो गुड एडजेक्टिव हो गया। मे नॉट टेस्ट ये होगी वर्ब हो गया। बट ये हमारा कंजंक्शन हो गया। इट हैज़ ये प्रोनाउन हो गया। अभी इट हैज़ वॉट इट हैज़ वैल्यू, उसकी वैल्यू है कुछ, और वो वैल्यू क्या है? न्यूट्रिटिव। सो दिस इज अ नाउन। न्यूट्रिटिव क्या है? दिस इज एन एडजेक्टिव, ये वैल्यू की बात कर रहा है। और वेरी क्या, एडवर्ब क्या हो गया? हाई एडजेक्टिव हो गया, बहुत ज़्यादा है। तो इस नाउन के लिए अब वैल्यू क्या होता है? वैल्यू का वैल्यूज बन जाता है। तो दिस इज अ कॉमन नाउन, ये हो गया मेरा कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन कैसा? सिंगुलर। और सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए क्या यूज होता है? ए या एन। तो अ वेरी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, थर्ड पार्ट में एरर होगी, इसको आप ठीक करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अ वेरी नहीं लिखेंगे, अ वेरी हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू। वेरी गुड। राइट, इसको आप ठीक कर लेंगे, अब ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ए यूज हो जाएगा। थर्ड पार्ट में एरर, इसे आप ठीक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। द एक्टर डोनेटेड अ ह्यूज सम ऑफ द मनी टू द ऑर्फनेज ऑफ चिल्ड्रंस डे। तो जो कोई एक्टर है, द एक्टर, अब वो पर्टिकुलरली एक्टर बता दिया। अब उसने क्या करा? डोनेटेड, डोनेटेड वर्ब हो गया। अ ह्यूज सम ऑफ, देखिए अगेन, अ ह्यूज सम ऑफ, जो मनी होता है ना, मनी, मनी जो होता है, ये जो होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन की पहचान क्या होती है? कि इनको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मनी को आप मेजर करते हो रुपीज में, डॉलर में, यूरो में, पॉन्ड्स में। लेकिन धन जो होता है, अगर आप इसको बोलो हिंदी में धन, इसके पास बहुत अधिक धन है, लेकिन आप जो उस धन को गिनते हो, फिर आप गोल्ड में गिनोगे, आप उसको किसी और में गिनोगे। लेकिन मनी अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट है। तो अब एक एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये इसके लिए पहली बात तो आर्टिकल्स यूज नहीं होते। दूसरी बात, यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम सिर्फ बता रहे हैं उसने बहुत सारा धन दिया। अब हमें वो पता नहीं है कि आ यूज सम ऑफ द मनी, यानी कितना उसने पैसा दिया, वो नहीं पता। बट हम सिंपली बोल रहे हैं इस वाली लाइन से कि उसने किसी ऑर्फनेज को चिल्ड्रंस डे पे अच्छा खासा पैसा दिया, ज़्यादा सा पैसा दिया। तो द मनी नहीं होगा, यहाँ पर होगा सिंपली मनी। द एक्टर डोनेटेड अ ह्यूज सम ऑफ मनी, तो यानी जो ह्यूज चंक ऑफ मनी बोल सकते हैं, यानी बहुत जो है ज़्यादा पैसा दिया। अब वो कितना ज़्यादा है वो आपको नहीं पता है। इस पूरे जो आपको 4 लाइनें दी हुई है, इन 4 लाइनों के रेफरेंस में आपको उस पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर हम एडिशनली में कुछ पॉइंट ऐड नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे अ ह्यूज सम ऑफ मनी टू द ऑर्फनेज। तो थर्ड पार्ट में एरर है। राइट, द मनी को मनी के साथ रिप्लेस कर दीजिए, तो इसको आपको करेक्ट हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ होटल इज वेरी एक्सपेंसिव, अगर कोई होटल बहुत महंगा होता है, इट डज नॉट मीन दैट इट्स सर्विसेज इज बेस्ट। देखिए यहाँ पर कई एरर है। अगर कोई होटल बहुत महंगा है, तो आप बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज़ अगर कुछ ज़्यादा महंगी है, तो ज़रूरत नहीं है कि उसकी सेवाएं भी उसी तरीके से हों। राइट, तो यहाँ यही बोला गया है, अगर कोई होटल महंगा है, तो ज़रूरी नहीं कि उसकी सर्विसेज जो होती हैं वो सब अच्छी हों, सबसे बेस्ट हो। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एरर है। क्या एरर है? पहली बात तो सर्विसेज। अब ये जो सर्विसेज दे दिया, अब ये सर्विसेज को ज़रा ध्यान से देखिए, ये एक प्लूरल है, सर्विस का सर्विसेज हो गया, सेवाएं हो गया। तो ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए तो इस तो लगेगा नहीं, सर्विसेज। तो यहाँ पर होगा सर्विसेज के बाद आर हो जाएगा। क्या मैं आर के बाद बेस्ट लिख दूं? क्या ये इतने में समाप्त हो गया? नहीं। जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लिखते हो, सुपरलेटिव डिग्री, राइट, बेस्ट, फास्टेस्ट, स्लोवेस्ट, स्मार्टेस्ट, ब्राइटेस्ट, तो जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री लिखते हो, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? कि आप कंपेयर कर रहे हो किसी का
3 या 3 से ज़्यादा या उस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, और वो डिग्री ऑफ क्वालिटी, राइट, उस पर्टिकुलर बंदे के अंदर या उस पर्टिकुलर थिंग के अंदर वो सबसे ज़्यादा है, उस पर्सन के अंदर, उस मटेरियल के अंदर वो जो डिग्री, क्वालिटी ऑफ डिग्री है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए हम द यूज़ करते हैं। द हमेशा पहले यूज़ किया जाएगा सुपरलेटिव डिग्री से। तो सर्विसेज आर द बेस्ट, और लिख सकते हो सर्विस इज फाइन, एंड दैट इज सर्विस इज फाइन या फिर सर्विसेज आर द बेस्ट। तो फोर्थ पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे। सर्विस इज फाइन भी लिख सकते हो आप इस पूरे को हटा के, या फिर अगर आप इसी में चेंज करना चाहते हो तो सर्विसेज आर दी बेस्ट, दो आपको वर्ड यूज करने हैं। रीजन मैंने बता दिया। सर्विसेज क्या है, ये हमारा प्लूरल है तो वर्ब हमारी आर लगेगी, और बेस्ट क्या है, हमारा सुपरलेटिव है तो इसलिए दाल यूज होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। Removing seeds from cotton plants was the slowest job until ईली वाइट ने इन्वेंटेड अ कॉटन गिन। तो कॉटन गिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक मशीन होती है जिसमें से कॉटन को और उसके बीजों को अलग किया जाता है। देखिए कॉटन जो होता है ना, कॉटन इस तरीके से, अगर आपने कॉटन के खेत देखे हैं तो एक बॉल होती है। अब ये बॉल होती है तो ये क्या करती है, पॉप कर जाती है, ये पॉप कर जाती है। तो इसमें से पॉप करने के बाद ऐसे एक रुआ रुआ सा लग जाता है, और उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के उसके सीड्स होते हैं। तो इन सीड्स को पहले क्या था, मैनुअली हाथ से अलग करना पड़ता था, क्योंकि कॉटन से ही कपड़े बनते थे, अभी भी बनते हैं तो को राइट, तो उनको मैनुअली जो है अलग करना पड़ता था। तो उसको में बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि वो एक सबसे स्लोवेस्ट जॉब थी। तो लेकिन जब से फिर उसके बाद एली वाइट ने क्या करा, एक कॉटन गिन इन्वेंट करा, और उस कॉटन गिन से क्या करा, सीड्स को इजीली रिमूव कर दिया जाता था कॉटन में से। तो रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन प्लांट्स वाज अ स्लोवेस्ट। अब देखिए फास्टेस्ट स्लोवेस्ट, राइट, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर होगा आ स्लोवेस्ट नहीं होगा, द स्लोवेस्ट जॉब होगा, द स्लोवेस्ट जॉब, राइट। तो यहाँ पर अ स्लो जॉब लिख सकते हो, या अगर आप इस तरीके से लिखना चाहो, नहीं तो द स्लोवेस्ट जॉब अंटिल इली वाइट ने इन्वेंटेड द कॉटन गिन। तो इस तरीके से आप जो है अपने क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, इजीली बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट विलेजेस वर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री ओइंग टू हैवी फ्लड्स। तो ऐसा अधिकतर होता है कि जब बहुत ज़्यादा फ्लड्स आ जाते हैं तो क्या होता है कि जो रोड्स होते हैं, रेलवे मार्ग जो होते हैं, हाईवेज होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिवेस्टेड हो जाते हैं। डिवेस्टेड का मतलब है थोड़ा तबाह हो जाते हैं, कट जाता है। तो बहुत सारे जो गांव हैं वो पूरे शहर से, वो पूरे देश से अलग हो जाते हैं। अलग का मतलब ये नहीं है कि वो देश में से ही निकल के चले गए। अलग का मतलब है कि वहाँ तक लोगों की रीच नहीं पहुँच पाती है, कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से वहाँ उन्हें बहुत सारी जो सेवाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। अलग से मतलब ये है। तो जब भी आप मोस्ट के साथ कुछ करना चाहो, मोस्ट, तो मोस्ट के साथ जब भी यूज करोगे, मोस्ट के साथ ऑफ, फिर उसके बाद जो होता है वो होता है प्लूरल, प्लूरल नाउन। मोस्ट ऑफ द विलेजेस, मोस्ट ऑफ द पर्सन, तो आप इसके बाद द यूज करोगे, देन प्लूरल नाउन यूज करोगे, राइट। और क्योंकि वर आ गया, वर किसके लिए आ गया, मोस्ट के लिए आ गया, तो वर कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, राइट, ओइंग टू हैवी फ्लड्स। तो यहाँ पर आप इसको ठीक करेंगे, इसमें इसको लिखने का तरीका होगा मोस्ट ऑफ द विलेजेस। पहले पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द विलेजेस हो जाएगा। इसको आप करेक्ट करिए, राइट। तो यहाँ पर आप सिंपल लिख दीजिए ऑफ द। इजी सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। Strictly speaking, spiders are not insects, although most people they think are। तो बोला जा रहा है कि strictly speaking, तो बोल रहा है कि अगर हम गंभीरता से बात करें तो हमारे जो स्पाइडर्स होते हैं, जो मकड़ियाँ होती हैं, वो इंसेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन अधिकतर जो लोग हैं, बावजूद इसके लोग सोचते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि वो इंसेक्ट्स हैं, पर वो नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, मोस्ट अगेन दिखा आपको आया मोस्ट, तो इस मोस्ट में आपने एरर फाइंड करी, और इसको लिखने का सही तरीका है मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। अधिकतर लोग ऐसा सोचते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दे आर, कि वो क्या है, वो इंसेक्ट्स है। तो थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफ द। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। It took me almost an hour to fill the application form.
देखिए जो आर है ना, आर, अब ये क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है एच, लेकिन इसमें जो एच होता है वो साइलेंट होता है, राइट। अब ये जो एच होता है इसमें साइलेंट होता है, अगर एच इसमें साइलेंट है तो इसको हम क्या करते हैं, प्रोनाउंस नहीं करते हैं, प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे आर, राइट, आर पढ़ेंगे। तो आर पढ़ेंगे तो ये जो आ की जो साउंड आई, आर, आ की जो साउंड आई, ये जो साउंड है ये वोवल साउंड है। अगर ये वोवल साउंड है तो ए तो वोवल साउंड के साथ नहीं आता है, वो बात तो 1 घंटे की कर रहा है, लेकिन ए जो है वोवल साउंड के साथ नहीं आएगा। तो इट टुक मी ऑलमोस्ट एन आवर, 1 घंटा टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो सेकंड पार्ट में एरर है, इसमें क्या यूज करेंगे, ऑलमोस्ट एन आवर, राइट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, a nationwide survey has brought out an interesting finding regarding infant mortality rate in India। एक नेशन वाइड जो है सर्वे किया गया, राइट। अब वो सर्वे किया गया तो वो सर्वे कुछ जानकारी लेके आया, या उसकी जो है आपकी कोई अटेंशन उसने विड्रॉ करी उसके ऊपर, पर्टिकुलर ऊपर कि सर्वे किस बारे में है, क्या जानकारी दे रहा है। सो अ नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट आउट एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, तो उसने क्या करा, एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दी। अब वो इंटरेस्टिंग फाइंडिंग क्या है, रिगार्डिंग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जो इन्फेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं नवजात शिशु, उनकी मृत्यु दर के बारे में, मोर्टालिटी रेट मतलब मृत्यु दर के बारे में जो है उन्होंने जो है जानकारी दी। तो जो यहाँ पर हो रहा है ना, रेट किसके, मोर्टालिटी रेट, और ये मोर्टालिटी रेट किसके, इन्फेंट के। तो यहाँ पर इसको आप क्या करोगे, ये डेफिनेट बनाओगे, द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, राइट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट में एरर होगी, द इन्फेंट, राइट, मोर्टालिटी रेट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। Now, question number 17. The recent study has indicated that there is perceptible change in attitudes of the people, in the attitudes of the people। तो कोई recent study की गई और उसमें इंडिकेट किया गया, क्या इंडिकेट किया गया, कि जो लोगों का व्यवहार है, जो लोगों का जो एटीट्यूड है, उसमें क्या हुआ, थोड़ा चेंज देखने के लिए मिला। अब ये जो चेंज होता है, अब देखिए चेंजेस, तो ये जो चेंज होता है ना, बदलाव, राइट, और क्या बदलाव आए हैं, तो बदलाव जो होता है और इसका जो प्लूरल फॉर्म होगा चेंजेस होगा, तो ये एक नाउन होता है। मैं इसको क्या क्या होगा, ये नाउन होगा। अगर ये एक नाउन है तो ज़रा ध्यान दीजिए, तो इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बना, ये आपका सिंगुलर बना और ये आपका प्लूरल फॉर्म बना। तो ये नाउन कैसा हुआ, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन। मैंने आपको बताया काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर फॉर्म होती हैं तो उनके साथ ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब क्या हुआ, हमें एक बदलाव देखने को मिला, इंडिकेट दैट देयर इज अ परसेप्टेबल चेंज इन द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर जो परसेप्टेबल जो लिखा हुआ है ना, ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, चेंज नाउन है, कैसा चेंज, परसेप्टेबल चेंज, और ये ए आएगा, अपरसेप्टेबल चेंज, अपरसेप्टेबल चेंज। तो जो है पार्ट 4 में एरर है, मतलब एरर क्या है, यहाँ पर आपको ए लिखना है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द डिस्क्लोजर ऑफ द synopsis of Thakkar Commission report on the assassination of Mrs. Indira Gandhi has raised several vital questions। जो स्नॉप्सिस बनाई थी थक्कर कमीशन ने, किसके ऊपर, जो उसकी उनकी जो रिपोर्ट थी, जो थक्कर कमीशन की रिपोर्ट्स थी, किसके ऊपर, मिसेस इंदिरा गांधी, हमारी जो प्रधानमंत्री थी, उनके असैसिनेशन के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट ने क्या करा, बहुत सारे सवाल खड़े करे। तो देखिए, अब ये जो कमीशन है या जो ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसके, थक्कर कमीशन की रिपोर्ट है। तो क्या ये रिपोर्ट आपके बारे में, आपको पता है इस रिपोर्ट के बारे में, या फिर मैं अपने लिसनर को बोलूँ ये बात कि थक्कर कमीशन रिपोर्ट ने जो बनाई गई थी, अब ये थक्कर कमीशन रिपोर्ट किसके ऊपर थी, ऑन द असैसिनेशन ऑफ मिसेस इंदिरा गांधी। तो ये इस रिपोर्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब ये जो रिपोर्ट है, अब आपको इसके बारे में पता चल गया कि ये कोई रिपोर्ट है जिसमें असैसिनेशन की बात हुई थी, तो ये एक डेफिनेट होगी। अब तो डेफिनेट होगी। और दूसरा बात, ये थक्कर कमीशन रिपोर्ट है, तो यहाँ पर होगा सिनॉप्सिस ऑफ
दी थक्कर कमीशन रिपोर्ट, सेकंड पार्ट में एरर है, इसमें द यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, द। आपको मैंने बता दिया इसके पीछे का रीजन क्या है, रिपोर्ट हमारा क्या है, इसमें नाउन है। On my request, Lalit introduced me to his friend who is singer and a scientist। तो देखिए पहली बात तो एंड आया, और मैंने बोला एंड जब भी यूज करता है तो सेम चीजों को साथ में डिनोट करके चलता है कि ऑन माई रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट पे ललित ने उसे इंट्रोड्यूस करा अपने दोस्त को, जो कि एक सिंगर है और एक साइंटिस्ट भी। तो अब यहाँ पर बात हो रही है सिंगर, सिंगर सिंगर्स होता है, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया, साइंटिस्ट भी हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब लेकिन सिंगर को सिर्फ किस में लिखा गया है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, ए। और ज़रा ध्यान से देखिए, एंड के साथ आपने नाउन को जोड़ दिया और उससे पहले आपने क्या यूज़ करे, डिटर्मिनर, या फिर आप बात करें आपने आर्टिकल्स को यूज़ करा, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आर्टिकल्स यूज़ किए जाएंगे, राइट। अ सिंगर, फोर्थ पार्ट, इसको करेक्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। His main aim is to create an interest in hockey among school children। अब बोला जा रहा है उसका मेन लक्ष्य क्या था, his main aim, राइट, क्या है, is to create, ये हमारा इन्फिनेटिव हो गया, an interest, और क्या करना, इंटरेस्ट डेवलप करना, राइट। ये बिल्कुल ठीक है, एन यहाँ पर जरूर आएगा, ये वोवल साउंड हो गया। एन इंटरेस्ट इन हॉकी अमंग, हॉकी यहाँ पर क्या हो रहा है, हॉकी स्पोर्ट्स की बात हो रही है, इन द हॉकी नहीं होगा, सिंपल इन हॉकी अमंग द स्कूल चिल्ड्रन। तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हम अब आगे प्रोसीड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। ऑल्दो द ब्रिलियंट राइटर एंड लेइंग pessimism prevails in all her novels, although the brilliant writer and laying, एल ला की साउंड आ रही है, ला की एल की साउंड आ रही है, तो कैसी ये साउंड होती है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है, कॉन्सोनेंट साउंड होती है। और जरा यहाँ पर देखना एन दिया हुआ है, तो ये साउंड ये एरर है, ये किसके ऊपर प्रॉब्लम होगी, ये साउंड के ऊपर हो गया, तो यहाँ पर एन होगा। अलाइंग पेसिमिज्म प्रिवेल्स इन ऑल हर नॉवेल्स, तो यहाँ पर अलाइंग पेसिमिज्म ये है हमारा नाउन, इसके लिए आया है ए। और ये जो लेइंग, लाइंग है ना, लाइंग, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, राइट। प्रीवेल्स क्या हो गई, प्रीवेल्स हमारी वर्ब हो गई, इन ऑल हर नॉवेल्स। आगे बढ़ते हैं, अलाइंग हो जाएगा। I went to the temple with my parents, my aunt, right, and my cousin sister, no error। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये हम 4 ऑप्शंस के लिए दे दिया क्योंकि मेरे को यहाँ पर बस एक कॉन्सेप्ट सिखाना था आपको, उस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। जब भी आप बात करते हो आई टू गो टू, अब इसमें हो गया टेम्पल, स्कूल, कॉलेज, राइट, और क्या हो सकता है, चर्च हो सकता है, मॉस्क हो सकता है, टेम्पल हो सकता है, राइट, होम हो सकता है, और क्या हो सकता है, मार्केट हो सकता है, मार्केट हो सकता है, कोर्ट हो सकता है, बेड हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है। तो इन सब कंडीशन से पहले दा का यूज नहीं करोगे। जब आप ये सब यूज करते हो, आई गो टू समवेयर, तो इनसे पहले दा इस्तेमाल नहीं करोगे। यही मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा था। तो सिंपली यहाँ पर दा का ड्रॉप करेंगे, आई वेंट। अब ये देखिए, गो मैंने प्रेजेंट में दिया है, पास्ट में इसको वेंट लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में भी बना सकते थे, आई हैव गोन। अगर मैं बात करता प्रेजेंट परफेक्ट की तो आई हैव गोन हो जाता, पास्ट परफेक्ट में आई हैड गोन हो जाता, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन फर्स्ट आपको क्या करना है, इसमें दा यूज नहीं करना है। विद माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन सिस्टर, तो पहले वाले पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, यहाँ पर सिंपली दा को ड्रॉप करेंगे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, at least 4 million tons of sugar will have to be import this year because of a poor monsoon। monsoon मतलब क्या होता है कि मानसून अगर आपको पता हो तो जो हमारा रेनी सीज़न होता है, मानसून सीज़न होता है, तो जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जो इंडियन ओशियन से विंड्स जो चलती हैं, वो क्या करती हैं, अपने साथ मॉइस्चर और जो भाप है उसको लेकर करती हैं, और जैसे ही वो आगे आगे आती हैं वो ठंडी होती जाती हैं और बारिश करती हुई जाती है, उनको बोलते हैं मानसून, राइट। मानसून हमारा जो है सीजनल है। अब क्या है कि
मानसून ठीक से नहीं हुए, तो इसका मतलब है कि बारिश ठीक से ना होने की वजह से जो आपकी शुगर केन की जो प्रोडक्शन होगी उसमें कमी आई होगी, जिसकी वजह से शुगर नहीं बनी होगी। तो बोल रहा है कि गवर्नमेंट के, अगर हम गवर्नमेंट एस्टिमेट्स को देखें तो कम से कम 4 मिलियन टन यानी 40 लाख टन जो शुगर है वो हमने इंपोर्ट करी है, यानी पहाड़ से मंगवाई है, क्योंकि यहाँ पर जो है उसकी कमी पड़ गई थी। अब ये जो गवर्नमेंट एस्टिमेट्स हैं, तो पहली बात, अब पहली बात तो यहाँ पर होगा गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, राइट। तो एस्टिमेट्स हमारा नाउन हो गया और गवर्नमेंट इसका एडजेक्टिव हो गया। अब ये जो एस्टिमेट्स है ये किसके बारे में है? ये इंपोर्ट के बारे में है। किस चीज़ के इंपोर्ट के बारे में? शुगर के इंपोर्ट के बारे में, जो हमने किया 4 मिलियन टन्स का जो शुगर का इंपोर्ट हमने किया उसके बारे में एस्टिमेट्स दिए गए हैं। तो क्या ये एस्टिमेट्स डेफिनेट है? बिल्कुल डेफिनेट है, क्योंकि हमें बताया गया कि इस एस्टिमेट में किस बारे में जानकारी दी गई है। अगर किसी बारे में जानकारी दी जाती है तो वो स्पीकर और जो लिसनर होता है वो उसके नोन में हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। यहाँ पर क्या यूज करेंगे? द गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। हाउस holds across the states are either opting for a more modest lifestyle or compromising on the nutritional value of their food in efforts to negate the price rise of essential commodities, cereals, vegetables and fruits। देखिए अगेन, जो हाउस होल्ड्स हैं अक्रॉस द स्टेट, जो पूरे स्टेट के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं वो क्या कर रहे हैं? आइदर ऑप्टिंग फॉर अ मोर मॉडेस्ट लाइफस्टाइल, या तो वो ज़्यादा मॉडेस्ट लाइफस्टाइल को ऑप्ट कर रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइजिंग, या फिर अपनी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। किस लिए? ऑफ देयर फूड इन एफर्ट्स टू नेगेट, ताकि वो कम जो प्राइस बढ़ चुके हैं, जो हमारी जो प्राइस में राइज हुआ है कमोडिटीज़ के ऊपर, क्रियाल्स के, अनाजों के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर, उनको नेगेट कर पाएँ। और मतलब अपनी जो, देखिए इनकम में अगर आपको, देखिए क्या होता है, अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ी है और प्राइस बढ़ने लगे हैं कमोडिटीज़ के, तो आपको क्या करना पड़ता है? अपनी चीज़ों को कम करना पड़ता है ताकि आप उसी इनकम में सर्वाइव कर पाएँ। तो यही है यहाँ पर, इस पूरे सेंटेंस में यही बोला है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड है जिसको आपको ध्यान देना है, इन एफर्ट्स। तो जब भी आप ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं इन एफर्ट्स, तो इसमें हम लिखते हैं एन एफर्ट टू नेगोशिएट। इन एन एफर्ट, यहाँ पर एफर्ट्स नहीं आएगा, इन एन एफर्ट। किस लिए ये एफर्ट किया जा रहा है? टू नेगेट द प्राइस राइज, ताकि वो प्राइस राइज के इक्वलेंट करे। तो एक एग्जांपल पे हो सकता है, जैसे द कंपनी, इस टू एन एफर्ट से समझिए, द कंपनी राइट हैज लेड ऑफ 100 एम्प्लॉयज इन एन एफर्ट, राइट। किस एफर्ट में कर सकता है? इन एन एफर्ट टू सेव मनी, पैसा बचाने के लिए। उसके पास मान लीजिए जो है फाइनेंशियल शॉर्टेज चल रही थी, तो उसने 100 लोगों को निकाल दिया ताकि वो पैसा बचा सके। इन एफर्ट, तो यहाँ पर एफर्ट्स नहीं आएगा, इन एन एफर्ट, इन एन एफर्ट। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इन एन एफर्ट। आगे बढ़ते हैं। The right to adequate food and clean drinking water should be regarded as a basic right of all citizen of India। तो बोला गया है कि right to adequate food, यानी थोड़ा जो प्रॉपर अमाउंट में जो फूड है, जो अच्छा पोषण वाला खाना है वो, और साफ पानी, ये जो है इनको जो बेसिक अधिकार है, या फिर हम बात करें मूल अधिकार जो है सिटीजन्स जो हैं इंडिया के, उनको दे देने चाहिए। क्योंकि हर एक की जो हम बोलते हैं ना, राइट टू लाइफ है हमारे पास, हमें हमें हमारे जीवन जीने का जो है वो फंडामेंटल राइट है। तो जीवन जीने के लिए क्या चाहिए होता है? आपको खाना चाहिए होता है और पानी भी चाहिए होता है। तो सरकार को ये दो चीज़ें भी देनी चाहिए, ऐसा हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसीलिए उसके ऊपर ये हमारा बोला गया है कि राइट टू एडुकेट फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी रिगार्डेड एज अ बेसिक राइट ऑफ ऑल। अभी जो सिटीजन है ये किसके सिटीजन है? इंडिया की तो सिटीजन है। तो ऑफ ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी हम रैंडम सिटीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हमें पता है हम किन सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, जो इंडिया के, ऑफ ऑल द सिटीजन। और दूसरी बात, ऑल दिया हुआ तो सिटीजन नहीं होगा, सिटीजन्स होगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। पहली एरर, तो इसको प्लूरल बनाइए।
और उसके बाद दा लगाइए, क्योंकि हमें पता हम इंडियन सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, राइट। सो फोर्थ पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। फोर्थ पार्ट में एरर है, इसे आप ठीक करेंगे, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। नाउ वेरी गुड। अब आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए 25 तक। आई होप क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, जो भी आपने पढ़ा उन सब के ऊपर बेस्ड थे, कोई ज़्यादा नया इसमें कुछ हमने नए क्वेश्चन नया कुछ हमने टाइप नहीं देखा। वही साउंड के ऊपर था, दा के ऊपर था, ए और एन के ऊपर था, कॉमन नाउन्स के ऊपर था, राइट, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर था, कहाँ पर लगना चाहिए कहाँ पर नहीं लगना चाहिए, ए और एन कहाँ पर आर्टिकल्स का प्रॉपर यूज़ क्या होता है। तो सिंपल क्वेश्चंस थे। आई होप आपने इजीली अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस बना लिए होंगे। अब बात करते हैं रिजल्ट और एनालिसिस की, क्या करना चाहिए क्या नहीं। अगर किसी बच्चे के 25 में से 25 हैं तो वेल एंड गुड, इनका मतलब इनका कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, इन्होंने तैयारी भी अच्छी करी है, यानी थ्योरी भी अच्छे से पढ़ी है और प्रैक्टिस भी अच्छे से की है। अगर जिनके 20 से लेके 24 तक हैं तो इनको थोड़ा अपने जो एरर वाला जो पार्ट है उसको देखना होगा, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि अगर जो आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर कर रहे हो तो समझिए कि आपका वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वीक है, उसको थोड़ा पढ़िए और उसके बाद हल्का अपना प्रैक्टिस को बढ़ाइए। उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो स्कोर है इवेंचुअली यहाँ हो जाएगा। और ये जो कैटेगरी है लाई करती है इस तरीके से, ये चीज़ें इतनी इतनी बढ़ती जाती हैं, जो जो इस कैटेगरी में आगे की तरफ फॉल करते जाते हैं, यानी 20 21 22, तो जिनके 24 ठीक है उनको थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। लेकिन जिनके 20 ही ठीक है उनको ज़्यादा रिवाइज करना है, थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं 15 से 19 तक वाले बच्चों के लिए। इन्होंने कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं, देखिए आप कॉन्सेप्ट में मेहनत करिए, देन उसके बाद अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने वीक एरियाज पता चलते रहेंगे। और जिनके 15 से कम है, माय डियर स्टूडेंट्स, आपने अच्छे से काम नहीं किया, यानी आपने क्लासेस को ठीक से नहीं पढ़ा है, नहीं सीखा, क्योंकि हमने कुछ नया नहीं पढ़ा है। हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, ये बिल्कुल वही क्वेश्चंस उन्हीं के ऊपर बेस्ड है जो आपने क्लास में पढ़ा है। तो सिंपली अब आप क्या करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को रिवीजन करिए। एक ब्लैंक पेपर पे लिखिए, पूरा एक लेक्चर आपने अटेंड किया उसको पूरा नोट डाउन करिए कि क्या उसमें बताया गया। फिर आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो, दोबारा लेक्चर को देखिए, दोबारा उन चीज़ों को खुद से नोट डाउन करिए। तो जब तक आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका एक टाइम आ जाएगा जब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो है याद हो जाएंगे। ये बाकी के जो दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट है वो भी ये काम कर सकते हैं, राइट। फिर देन उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस सेट्स बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, हम आपके साथ प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तब आप धीरे 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 अपना लेवल को रेज करिए, राइट। तो यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करे, राइट। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने नए टॉपिक की बात करेंगे, नई चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जो भी आपके जो एरर है उसको आइडेंटिफाई करिए, उस पर काम करिए और अच्छे क्वेश्चंस बनाइए, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आए। अच्छा स्कोर के साथ साथ हमें फाइनल मेरिट में भी रहना है। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अभ्यास करते रहें और रीडिंग ज़रूर करें, वोकैब याद रखें, जिससे आपको क्या होगा कि वोकैब भी आपकी बढ़ेगी और रीडिंग से आपकी ग्रामर और आपका रीडिंग सेक्शन स्ट्रांग होगा। सो बाकी के जो टॉपिक्स के लिए हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच इस क्लास के लिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।